आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे आपके बढ़ते किचन के बजट की, यानी आपकी जेब पर सबसे ज्यादा असर डालने वाले खाने के तेल और चीनी की कीमतों की। सरकार खाने पीने की चीजों के दाम घटाने के लिए एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से महंगाई की आग कुछ ठंडी पड़ेगी या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आइए खर्चा पानी में आज सबसे पहले बात करते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों की। पहली सुर्खी हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश से जुड़ी है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक उत्पादन करने वाली इस कंपनी में केंद्र सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। हिंदुस्तान जिंक में केंद्र की करीब 29.54% हिस्सेदारी है। इस खबर के सामने आने के बाद हिंदुस्तान जिंक का शेयर 4% से ज्यादा उछलकर 307.50 रुपए पर बंद हुआ। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री इसी का हिस्सा है। दूसरी सुर्खी शेयर बाजार से जुड़ी है। बुधवार 25 मई को शेयर मार्केट में गिरावट जारी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक 303 टूटकर 53,749 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी सूचकांक 99 अंक की गिरावट के साथ 16,026 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार की शुरुआत आज हरे निशान पर हुई थी, लेकिन दिन भर के कारोबार के बाद दोनों सूचकांक अंत में आज फिर गिरावट के साथ बंद हुए। आज कारोबार के दौरान आईटी और ऑटोमेटल, फार्मा और रियल्टी शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। सुर्खियों के बाद अब लौटते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर, यानी आम आदमी के जी का जंजाल बनी महंगाई पर। सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल यानी सनफ्लावर ऑयल को 2 साल के लिए ड्यूटी फ्री कर दिया है। वहीं चीनी भी विदेश भेजने पर पाबंदी लगा दी गई है। गेहूं के बाद इन दोनों चीजों ने ही सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को रुला रखा था। पिछले कई महीनों से रिटेल में खाने का तेल 200 रुपए लीटर के आसपास ही झूल रहा है, जबकि सुबह की चाय से लेकर बाबू के दूध में पड़ने वाले चीनी ने भी चैन छीन रखा है। चीनी की बात करें तो रिटेल बाजार में चीनी की चक्कर घिनने का आलम यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में चीनी की कीमतें 38 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रही हैं। एक और खबर इस बात को पुख्ता कर रही है कि आने वाले दिनों में देश में खाने के तेल के दाम गिरेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इंडोनेशिया से भी पाम तेल का आयात शुरू हो चुका है। बिजनेस समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार करीब 2 लाख टन क्रूड पाम तेल की खेप 10 से 15 दिनों में भारत पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया ने बीते 23 मई को पाम तेल के एक्सपोर्ट पर जारी प्रतिबंध हटा लिया था। इस तरह से देखें तो सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क खत्म होने और इंडोनेशिया से पाम तेल की बड़ी खेप देश में पहुंचने के बाद आने वाले दिनों में खाने के तेल की सप्लाई बढ़ेगी। जाहिर है इससे कीमतों में कुछ गिरावट होने की संभावना है। पाम तेल सस्ता होने से न सिर्फ खाने का तेल सस्ता होगा, बल्कि नहाने वाला साबुन, शैम्पू, बिस्किट और चॉकलेट समेत अन्य चीजों के दाम कम होंगे, क्योंकि कच्चे माल के तौर पर ये इन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर कस्टम ड्यूटी खत्म होने से आने वाले दिनों में खाने का तेल कितना सस्ता हो सकता है। जानते हैं उनकी राय। देखिए, ड्यूटी हमारे यहाँ कम करते हैं। खाने के तेल जो है उनकी कीमतें हैं वैश्विक स्तर पे डिसाइड होती हैं कि सप्लाई और डिमांड कैसी है। अगर डिमांड ज्यादा होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, डिमांड कम होती है तो कीमतें घटती हैं। हमने बहुत बार देखा है कि सरकार जब यहाँ ड्यूटी कम करती है तो नॉर्मली जो बाहर से सप्लाई करने वाले हैं वो अपनी कीमतें थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये साल थोड़ा ऐसा रहा है कि जहाँ कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं कोई ना कोई वजह से। पहले डिमांड सप्लाई की समस्या थी, बाद में यूक्रेन की समस्या आ गई, इसलिए कीमतें बढ़ती रही हैं। सरकार की अपनी मजबूरी है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनको बड़ा कंसर्न होता है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर 5% ड्यूटी कम की है तो ये देखिए, सनफ्लावर ऑयल तो अभी आ नहीं रहा है। सोयाबीन का तेल अगर आ रहा है तो अर्जेंटीना, ब्राजील से आता है, उसमें करीब 35 से 40 दिन लगते हैं। तो इसका असर डेफिनेटली 35 से 40 दिन के बाद कुछ कीमतों पर दिखना चाहिए। अगर इस दौरान किसी वजह से बाहर की कीमतें फिर ना बढ़ जाएं, यानी अभी जैसे अमेरिका में सोइंग हो रही है सोयाबीन की, अगर कोई एडवर्स वेदर रिपोर्ट आई तो कीमतें बढ़ सकती हैं, या तो असल में बढ़ सकती हैं या फिर बढ़ाई जा सकती हैं। चलो सर, इंडिया ने 5% ड्यूटी कम करी है तो हम इसमें से कुछ तो टॉपअप कर ही लेते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ना कुछ इसमें से शेव हो जाएगा, जो सप्लायर है वो कुछ और ले जाएंगे इसमें से। तो 5% ड्यूटी 5.5% है, उसका इतना ही असर पड़ेगा कि 5% प्राइस कम हो सकती है।
बिल्कुल होगी, ऐसा मैं नहीं जानता कि कैसा होगा, वो बाद में पता लगेगा। देखिए, इंडोनेशिया हमारा सबसे बड़ा पाम तेल का सप्लायर है। हम मलेशिया जो इंडोनेशिया से लेते हैं, इंडोनेशिया सबसे बड़ा है। जब ये खबर आई थी कि इंडोनेशिया ने पाम तेल का बैन लगा दिया है, तो हमने एकदम कीमतों में उछाल आते देखा, सोयाबीन में भी, पाम में भी, दूसरी कीमतों में भी। बाद में बहुत सारी डिस्कशन ट्रेड में चलती रही और ऐसा लग रहा था, मैं भी कह रहा था कि ये बहुत देर तक ये बैन इंडोनेशिया लगाए शायद नहीं रखेंगे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, हमको भी तेल चाहिए, दुनिया में तेल की जरूरत है। और जैसा मैंने बोला था वैसा शायद अभी ऑलरेडी उन्होंने तेल पर से बैन हटा दिया है। तो जो सेंटिमेंटल बढ़ी थी कीमतें, वो ऑब्वियसली अपने पुराने लेवल पे आ गई हैं। इससे कोई इतना बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। सेंटिमेंटल था कि पाम तेल नहीं मिलेगा तो कीमतें बढ़ेगी, वो बढ़ी। अब पाम तेल मिलेगा तो कीमतें जितनी आनी थी उससे डिस्काउंट होके कीमतें अपने लेवल पे अभी वापस आ गई हैं। आगे तो जैसा मैंने बोला कि रियल कीमतें और रियल सप्लाई डिमांड पे ही डिपेंड करेंगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने माना है कि जितना खाने का तेल हमारे देश में पैदा होता है, उससे हमारा काम नहीं चल पाता। खाने के तेल की घरेलू खपत करीब 250 लाख टन है, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 112 लाख टन के आसपास। इस तरह से देश में खाने के तेलों की डिमांड और सप्लाई के बीच करीब 56% का गैप है और इसे आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत दुनिया में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा खरीदार है। विदेश से आने वाले सभी तरह के खाने के तेलों में पाम तेल की हिस्सेदारी लगभग 60% है। इसके बाद सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 25% और सनफ्लावर ऑयल की 12% हिस्सेदारी है। भारत हर महीने 1.25 लाख टन से 2 लाख टन के आसपास सूरजमुखी तेल का आयात करता है। हमारा देश खाने के तेल के लिए विदेशों पर कितना निर्भर है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2019-20 में भारत ने 61,559 करोड़ रुपए खर्च करके 1,35,00,000 टन वनस्पति तेलों का आयात किया था। लेकिन खाने के तेलों के इस्तेमाल में भारत काफी आगे है। पिछले 5 वर्षों में देश में खाने के तेलों की प्रति व्यक्ति खपत करीब 19 से लेकर 19.80 किलो सालाना रही है। ऐसे में यदि खाद्य तेल की कीमतें शांत होती हैं तो इससे सरकार को भी कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 8.38% रही थी। क्या सरकार के इन कदमों से खाने के तेल सस्ता होगा और आने वाले कुछ वर्षों में हम खाने के तेल के मामले में विदेश के भरोसे ही रहेंगे या आत्मनिर्भर बन सकेंगे? इस बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है, जानते हैं। एक सोयाबीन है, मस्टर्ड, रेपसीड है, ग्राउंडनट है और सनफ्लावर है। सनफ्लावर जो हम करीब 10 लाख हेक्टेयर में करते थे कुछ साल पहले, वो अभी घट के 1 लाख हेक्टेयर रह गया है। वो एक बड़ा लॉस है, क्योंकि सनफ्लावर में करीब 50% तेल होता है। तो इमीडिएटली सरकार को कम से कम सनफ्लावर को बढ़ावा देना चाहिए, और ये काम तुरंत हो सकता है, अगले 1 साल में हो सकता है कि जहां जहां सनफ्लावर होता था वहां किसानों को दोबारा सनफ्लावर की तरफ लाया जाए। उसके लिए जो भी किसान की जरूरत है, जो भी उनकी समस्याएं थी, चाहे वो सब्सिडी देनी पड़े, चाहे सीड देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सनफ्लावर का एरिया हमको तुरंत अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर कर देने की सख्त जरूरत है। और ये हो सकता है क्योंकि पहले था। एक तो हो गया ये। दूसरा, सोयाबीन क्रॉप सबसे बड़ी है, हालांकि इसमें तेल सिर्फ 18% होता है, लेकिन ये 120 लाख हेक्टेयर में हिंदुस्तान में सोयाबीन होती है। और सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। हमारी प्रोडक्टिविटी अभी भी 1000 किलो पर हेक्टेयर है, 1 टन, जबकि दुनिया में प्रोडक्टिविटी करीब 3 गुनी है इससे। अब हम बाकी मुल्कों की प्रोडक्टिविटी से इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी जो सोयाबीन है वो 150 दिन की है और वो साल में एक ही क्रॉप लेते हैं। हमारी सोयाबीन 90 से 100 दिन की है और हमारा किसान 2 क्रॉप लेता है। लेकिन 1000 किलो फिर भी बहुत कम है। इसको कम से कम 1600 से 2000 किलो होना चाहिए। और जो हमारे फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, जहाँ पे सरकार के लोग काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ सब में लगातार किसान के खेत में अच्छा बीज और अच्छी इनपुट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके 2 टन की यील्ड आ रही है। इसका मतलब कहीं ऐसी खामी है जो इस 2 टन को खींच के 1 टन पे ले जाती है। अब उसकी बहुत सारी वजह हैं। वेदर एक वजह है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, छोटी लैंड होल्डिंग है जो एक बड़ी वजह है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या है इनपुट सप्लाई की, नंबर 1। और नंबर 2, जो रिसर्च साइंटिस्ट ने की हुई है कि सोयाबीन कैसे उगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
उसको किसान तक पहुंचाने की जरूरत है कि हम पिछले 20 साल में सोयाबीन की यील्ड नहीं बढ़ा पाए। क्या समस्या है? हमारे पास बीज हैं, अच्छे बीज हैं, हम किसान के यहाँ 2 टन उपज ले रहे हैं, फिर ऐसा क्यों है कि हमारी एवरेज यील्ड अभी भी 1 टन है? तो सरकार को और हमारे साथ ये मैं सरकार पर रहता हूँ, पहले सबसे पहले ऑगमेंट करनी चाहिए सीड सप्लाई। सिर्फ अच्छा सीड इस्तेमाल करके 20 से 25% यील्ड बढ़ती है। यानी एक सिंगल आइटम अगर अच्छा सीड किसान को मिले, सर्टिफाइड बढ़िया सीड, तो 20 से 25% यील्ड उसकी वैसे ही बढ़ जाती है। दूसरा इनपुट सप्लाई है, टाइम पे मिलना चाहिए सीड, टाइम पे खाद मिलनी चाहिए। और तीसरा, किसान को जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है जो कि वो नहीं करता है या नहीं कर पाता है, उसकी बहुत सख्त जरूरत है। मैं देखता हूं, क्योंकि हम लोग सोपा में किसानों के साथ बहुत बड़ा वृहद कार्यक्रम चलाते हैं उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए। मैं जहां अपने फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन जहां हम करते हैं, वहां एक ही खेत में 2 टन की यील्ड है और उसके बगल वाले खेत में 1 टन की यील्ड है। यानी ना उसमें वेदर का कंसर्न है, ना किसी चीज का कंसर्न नहीं है, सिवाय इसके कि एक किसान अपनी फसल का ध्यान रखता है, उसको क्या करना जानता है, उसके बगल वाला किसान शायद ध्यान नहीं रखता है, उसको क्या करना उसको मालूम नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचाना, सीड उपलब्ध करवाना, सही दवाई और सही जो पेस्टिसाइड वगैरह है वो डालना, वीडिसाइड डालना, ये सब चीजें अगर की जाए, जो और ये सब चीजें ऐसी हैं जो सरकार की नॉलेज में है। खाने के तेल के बाद अब आते हैं आपकी जिंदगी में मिठास घोलने वाली चीनी पर। सरकार ने चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अक्टूबर तक शुगर विदेश भेजने पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी आदेश के अनुसार 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच विदेशों में चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार चीनी सीजन 2021-22 के दौरान देश से सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई। दुनिया भर की बात करें तो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हमारे यहाँ ही होता है और ब्राजील के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के इस कदम से देश और दुनिया भर में कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है। देखिए, कीमत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लिमिट किया है 1 जून से लेकर अक्टूबर एंड तक के लिए 10 मिलियन मेट्रिक टन का किया है, और जिसमें से 8-8.5 मिलियन मेट्रिक टन का ऑलरेडी एडवांस में बुकिंग हो चुका है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि अब फर्दर एक्सपोर्ट ना हो, बट वी हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ शुगर। अभी देखिए, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी दिस ईयर जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो अराउंड 38.5 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है, जो कि 5.5 मिलियन मेट्रिक टन ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, लास्ट ईयर वी डिड अ एक्सपोर्ट ऑफ अराउंड 8 मिलियन मेट्रिक टन, और इस साल 9 से 10 हो सकता है। इट मींस हम 2 मिलियन मेट्रिक टन ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो एंडिंग स्टॉक होगा वो 3 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा होगा। सो अल्टीमेटली जिस तरीके से हीटिंग मूवमेंट हो रहा है डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर अक्रॉस द ग्लोब, कहीं ना कहीं एक स्टेप लिया जा रहा है, ऐसा ना हो कि शुगर के अंदर तेजी आ जाए, बट अल्टीमेटली सप्लाई हमारी बहुत स्ट्रांग है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये इवेंट भी एक तरीके से नॉन इवेंट कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब्सटेंशियल चंक ऑफ जो एक्सपोर्ट उन्होंने डिफाइन किया है लिमिट 10 मिलियन मेट्रिक टन का, ऑलरेडी हो चुका है, तो इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। कुछ रेकमेंडेशंस हैं, ओपिनियंस आप जानना चाहते हैं, किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।